हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। बाबू, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि दो आवेशों के बीच बल लगता है ना। दो आवेशों के बीच बल लगता है और कैसा लगता है? अगर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण लगता है, अगर आवेश विपरीत है तो आकर्षण लगता है ना। तो सोचने वाली बात है कि अगर दो आवेशों के बीच बल लग रहा है तो वो कितना लग रहा है ना। अगर दो आवेशों के बीच बल लग रहा है तो वो कितना लग रहा है। तो कूलाम अब आए सामने, है ना। कूलाम ने कहा कि चलिए हम इसको बताते हैं। अगर दो आवेश पास पास में रखे हों, कुछ निश्चित दूरी पर रखे हों, बहुत ज़्यादा दूर मत करिएगा। अगर दो आवेश कुछ अल्प दूरी पे हों तो उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने कहा, किसने? कूलाम ने कहा। कूलाम ने दो आवेश ले लिए, दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज धन परीक्षण आवेश, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए। इसका नाम Q1 दे दिया, इसका नाम Q2। धन परीक्षण आवेश ले रहे हैं। जनरली आप कोई भी ले सकते हो, आप हटा दीजिए इसको, आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनेगा। एक आवेश आप इस तरीके से ले लीजिए Q1 और एक आवेश Q2, ठीक है। एक आवेश हमने Q1 ले लिया और एक आवेश हम Q2 ले लिए और इनको एक अल्प दूरी पर रख दिए। इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? R मान सकते हैं। तो कूलाम ने कहा कि अगर दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो स्टेटमेंट लिखिए, कथन। कथन में क्या आप लिखेंगे? यदि दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यदि दो आवेश, बिंदु आवेश लिख सकते हो। बिंदु आवेश क्या होता है बाबू? कि अगर आवेश जो रखे जा रहे हैं उनके बीच की दूरी, ठीक है, इनकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो, मतलब इनकी जितना बड़ा वो आवेश है इसकी तुलना में ये बहुत अधिक हो, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, यदि दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हूं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हूं, तो भाई आवेश है तो इनके बीच कोई ना कोई बल लगेगा। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के, इनकी माने आवेशों की, ठीक है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
भैया ये इनका स्टेटमेंट हो गया। इन्होंने कहा, क्या कहा कूलाम बाबा ने? कूलाम ने कहा कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तबे बल लगेगा। आप ऐसा नहीं कि एक यहाँ ले, एक आवेश यहाँ ले लिए, एक 5 किलोमीटर दूर ले लिए, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं करेंगे। कुछ दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच जो फोर्स काम करता है, बल काम करता है, वो हमें पता चलेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल माने Q1 Q2, Q1 गुणे Q2, यही ना होता गुणनफल, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, में चला जाएगा। वर्ग करोगे किसका? दूरी का, r का, तो r² हो जाएगा। यही सिंपल फंडा इन्होंने दे दिया। तो चलिए देखते हैं कि मान लेते हैं। अब हम थोड़ा सा और लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं लिखने के लिए, तो हम बोल रहे हैं, आप नोट करिएगा। माना Q1 व Q2 एक दूसरे से अल्प दूरी r पर स्थित है। ये आप यहाँ लिखिएगा इसके बाद। अच्छा चलिए लिख लेते हैं, हम पूरा डेरिवेशन करा रहे हैं, आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और एग्जाम के दौरान इसी तरीके से लिखिएगा जिस तरीके से हम यहाँ बता रहे हैं, तभी नंबर मिलेगा। नंबर कटते हैं बाबू, स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट आपने लिख लिया और उसके बाद डायरेक्ट डेरिवेशन करना शुरू कर दिए तो नंबर कटते हैं। ठीक है, नंबर ना कटे इसलिए इनको जो चित्र बनाया हो ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो इसमें क्या लगता है, 2 लाइन लिख लीजिए, नंबर पूरा मिलेगा, है ना। तो आप लिखिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। बस हो गया, यही तो लिखना था। तो इनके बीच लगने वाला बल F, अब ये कैसा होगा, डैश डाल के आगे छोड़ दीजिए। ठीक, अब इनके बीच लगने वाला जो बल है इसी कथन में से निकाल के रख दीजिए। कथन में क्या कहता है? कथन भैया कहता है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल कौन है? F, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका मतलब Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 व Q2, मतलब अनुपाती है, समानुपाती है। और बीच की दूरी F की ही बात की जा रही है, बल क्या है? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? r के स्क्वायर के, है ना। तो इधर हम मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। लगने वाला F क्या होगा? अतः यहां से लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भैया अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, किसके होगा? Q1 और Q2 के गुणनफल। इसका मतलब Q1 Q2 भैया हो गए गुणनफल। और क्या कहा? और कहा कि F जो लगने वाला बल है, इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चिन्ह तो अनुक्रमानुपाती का लगाएंगे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का नाम होगा तो 1/, कर देंगे। ठीक है, अब किसके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी कैसी है? r है, इसका वर्ग, है ना। ये हो गए भाई साहब। जब ये हो गए तो समानुपातिक चिन्ह, समानुपातिक नियम कहता है, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा कि अगर दो चीज एक दूसरे के समानुपाती हैं तो इनका जो मतलब इनका जो रिजल्टेंट लिया जाता है, नेट लिया जाता है, इस तरफ आप एक ही को लिखोगे, इसको आप गुणा कर लोगे। ठीक है, अगर इधर एक ही है तो अतः क्या होगा? अतः F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर हम एक ही लिखेंगे क्योंकि दोनों बल ही हैं और दोनों इसके अनुक्रमानुपाती हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, समझ में आ रहा भैया? ये रहा Q1 व Q2 अपॉन r²।
ये हो गया। और वहीं पे ये भी पढ़ाया गया होगा कि जब हम इसको हटा के बराबर लिखते हैं तो कोई ना कोई नियतांक जोड़ते हैं, है ना। तो इसको हटाइए, f बराबर एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, हमने a ले लिया, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भाई साहब ये क्या है आपका कूलाम बल, इसको कूलाम बल भी कहा जाता है। क्यों? आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेशों के बीच लगने वाला है, इसको कूलाम ने कहा तो कहा कि इस बल का नाम हम कूलाम बल देते हैं, ठीक है। तो कूलाम ये ए क्या है, अब आपके दिमाग में आएगा ना ए क्या है। ए हमने कहा कि जब हम इसको हटा के बराबर लिखते हैं तो इसी के जगह पे हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, नियतांक जोड़ते हैं। तो जहां जहां क्या ए एक नियतांक है, ए क्या है एक नियतांक। थोड़ा सा वो हम इसे मिटा देते हैं, इधर जगह बन जाएगी हमारे पास। ए नियतांक है, ठीक। इसका कुछ मान होता है? जी सर जी, इसका मान होता है। इसका मान क्या होता है? निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, निर्वात हाँ दोनों के लिए होता है। A इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ठीक। इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से इसकी मात्रक निकाल लीजिएगा, देखिए ये इधर रहेगा, न्यूटन हो गया, ये मीटर हो गया, ये कूलम स्क्वायर। आपको 11 में पढ़ाया गया होगा ये। तो इतना इसका मान होता है। तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आप देखिए यही ना फार्मूला हमारा बना है, समीकरण 1 डाल दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से F बराबर a की जगह हम क्या रख देंगे 9 × 10⁹ रख देंगे, होगा कि नहीं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो निर्वात और वायु के लिए ले लिया, हम पानी में लेके चले जाए तो, या कहीं और लेके चले जाए तो, सभी माध्यमों के लिए क्या होगा, सभी माध्यम के लिए सामान्यतः a का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। कहीं कहीं किताबों में एप्सिलॉन 0 के भी लिखा रहेगा, तो आगे हम आपको बताएंगे एप्सिलॉन 0 क्या होता है। निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी अभी पहले एप्सिलॉन जान लीजिए क्या है भैया। ये एप्सिलॉन जो है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक। ये एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये होती सामान्यतः इसका मान। अब कहोगे कि एप्सिलॉन क्या है, जहां एप्सिलॉन विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। अब ये विद्युतशीलता एक नया शब्द मिल गया। अब ये क्या होता है, विद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे 2 आवेश ले लिए, है ना, ये Q1 ये Q2, दिख रहा है आपको, एक मिनट, आपको दिख रहा है। तो ये Q1 और Q2 हमने 2 आवेश ले लिए। भाई साहब मान लेते हैं कि ये इसको, इस Q2 को बल लगा के खींचेगा, है ना। तो बल लगा के खींचेगा तो बल रेखाएं इसमें से निकलेंगी। भाई कैसे आएगा, इसको कुछ भेजा जाएगा। अभी आपको किसी को बुलाना है ना, जैसे वहां एक लड़का है, उसको खींच के अपने पास लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपके हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ। या कुछ भी रस्सी की तरह दूर, ज्यादा दूर है तो रस्सी फेंकोगे फिर खींचोगे, ऐसा करोगे ना, उसको खींचना है तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ बल रेखाएं निकली होंगी इसको खींच के लाने के लिए, है ना। रस्सी मान लीजिए, कल्पना करिए रस्सी होती नहीं है, बस कल्पना करिए यहाँ से रस्सी निकली होगी और ये निकलेगी, ये अगर निकलती है इसको खींच के लाने के लिए, इसके चूंकि ये माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है ना, यहाँ लिख लीजिए माध्यम की, अभी क्लियर कर देते हैं आपका, ये माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक। तो ये बताइए कि अगर इसके बीच में कोई ना हो,
कुछ ना, तो ये आराम से जाएगा, पकड़ के खींच के लाएगा, है ना, ये आराम से जाएगा और पकड़ के खींच के लाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में पानी भर दिया जाए, जैसे ये पानी भर दिया जाए, तो क्या होगा, जितने आराम से पहले जा रहा था उतने आराम से जाएगा? नहीं जाएगा, ये कुछ ना कुछ पानी उसको रोकेगा। मान लेते हैं 4 लाइनें अगर निकल रही हैं तो 2 लाइनों को ये रोक लिया, 2 लाइनों को रोक लिया, 2 को ही जाने दिया, तो अपने में से जितना ये जाएगा उतना, अपने में से जितना जाएगा उतना ही बल लगाएगा। बात समझ में आ रही? अगर मान लेते 2 जाएगा तो 2 बल लगाएगा, तो 2 जाएगा तो 2 बल लगाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, तो अपने में समाहित करने वाले की संख्या क्या है? 2। अपने में से पास होने वाले की संख्या क्या है? 2, है ना, सॉरी 5 कर लीजिए अगर, तो 3 पास होगी और 2 सोख लेगा। ये जो सोखने की क्षमता है ना, सोखने की क्षमता, वो क्या होता है, वही विद्युतशीलता कहलाती है। मतलब अगर हम फार्मूला लिखें, आप देखिए यहाँ पे F = A है ना, यही है, A का मान क्या रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। अब आप देखिए, अभी यही हम समझा रहे हैं इसको, पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि ये कितना अपने में से जाने दिया। मान लेते हैं कि इसके पास 5 रस्सियां थी और 3 को ये माध्यम अपने में, सॉरी 2 को अपने माध्यम में रख लिया और 3 को जाने दिया, है ना। 2 को रखेगा, 3 को जाने देगा, तो इसका मतलब बल कुछ रोका, जो खींचने वाला बल है उसको रोक रहा है। वो जो रोक रहा है माध्यम में, जो रोकने वाला वही विद्युतशीलता होता है। अब देखिए ये नीचे लगा गया, नीचे लगा ना, अगर ये नीचे, इसका मान जितना अधिक होगा, इसका मान जितना अधिक होगा बल उतना कम लगेगा। नहीं समझे आप, इसका मान जितना अधिक, माने ये जाने वाली रस्सी को जितना ज्यादा से ज्यादा रोकेगा, अभी 3 रस्सियों को रोक देगा तो जाने वाला 2 बचेगा, बचेगा ना, और 2 कितना बल लगाएंगे, 3 जितना बल थोड़े लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ 4 रोकने वाले लग जाए तो जाने वाले की संख्या 1 हो जाएगी, 1 उतना बल लगाएगा। इसका मतलब ये निर्वात में जो रोकने वाले हैं, सॉरी जो माध्यम में रोकने वाले हैं वही विद्युतशीलता है, ठीक है, वही रोकने वाले, ये जितना अधिक होगा बल उतना ही कम होगा। बात समझ में आई? माध्यम में रोकने वाले जो हैं वो ही विद्युतशीलता है, ये जितना अधिक होगा बल उतना कम लगेगा, और ये जितना कम होगा उतना ही अधिक बल लगेगा। जैसे अगर मान ले रोकने वाले 1 हो तो जाने वाले कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे तो ये आराम से बहुत तगड़ा बल लगाएगा, है ना। तो ये अगर इसकी जगह पेपर लगा दोगे, तो पेपर भी लगा सकते हैं ना, एक माध्यम हम कागज का रख दें तो और कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें से जाने वाले की संख्या, सॉरी रोकने वाले की संख्या 4 होगी, जाने वाले की संख्या 1 होगी। तो इस तरीके से होते हैं, यही विद्युतशीलता है। उम्मीद करते हैं कि ये बाबू समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा कहीं नहीं पूछता, बस आपको जानना है कि विद्युतशीलता क्या है। 2 माध्यमों के बीच लगने वाले फोर्स की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए विद्युतशीलता का प्रयोग होता है, प्रयोग नहीं होता, विद्युतशीलता होती है जो कंट्रोल करती है। 2 माध्यमों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, विद्युतशीलता करती है। तो ठीक है, तो ये क्या है, विद्युतशीलता। इतना लिखना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ आप देखिए, इसके इसी की जगह अब तो लिखा गया, तो इसका मान निर्वात या वायु के लिए, निर्वात के लिए थोड़ी सी जगह नीचे कम बच रही है, और ये वाली वैल्यू आप रख दीजिए इस पे, सॉरी समीकरण 1 में, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। अब लिखिएगा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए क्या होगा, इसी का मान तो 9 इतना है निर्वात में, आप देखिए यहाँ निर्वात के लिए 9 × 10⁹ यही तो हमारा ये है भैया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, नाट लगा देते हैं, नाट का मतलब ये सिद्ध करेगा कि ये निर्वात है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। 9 × 10⁹। तो ये भी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल लगाते हो तो लिखना है, अंकित सवाल, ठीक है।
अब ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात में एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो यहां हम लिख देते हैं जहां एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बाबू हो जाएगा इसका मात्रक। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने आपको क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दोनों लिख दिए गए। और इनको 60 के लिखोगे तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, नेतांक जोड़ेंगे, तो नेतांक की जगह पे हमने ए रख दिया, ठीक है। ए का मान निर्वात में 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, तो इसी की जगह पे हमने यहाँ रख दिया। लेकिन सामान्यतः ए का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो इसी ए का मान यहाँ उठा के रख दीजिए, तो क्या बनेगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये ही निर्वात में इसी का तो मान 9 गुणे 10 की घात 9 है, तो निर्वात के लिए इसका मान हमने 9 गुणे 10 की घात 9 रख दिया। एप्सिलॉन चूंकि निर्वात में है तो इसको एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं या एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। उसका मान एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है, ठीक। चलिए इसके बाद कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, ठीक है। तो पतली हेडिंग डाल दीजिएगा इसके बाद। सदिश निरूपण, ठीक, या सदिश स्वरूप इसका। बाबू आप लोग देख रहे हो यार, एक काम करो, आपसे हम कुछ ले तो रहे नहीं है, ना ही बस केवल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एक काम किया करो, बस केवल एक काम करो, आप खुद देख रहे हो, कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दीजिए, 2 लोगों को, ज्यादा नहीं। हम नहीं करें कि आप ढेर सारी जगह आपके पास होगी, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सएप होगा, चाहे जहां, कम से कम 2 लोगों को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसको देख के पढ़ें, ठीक है। और बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़े, इसलिए कम से कम यार 2 लोगों को शेयर करिए। चलिए ठीक है, हम आगे बताते हैं इसको। सदिश स्वरूप हमने क्या किया, हमने 2 आवेशों को ले लिया, ये क्या थे, Q1 थे, ये Q2 थे। मान लेते हैं कि इसका कहीं पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, स्थिति सदिश इसको बोलते हैं। इसका ओरिजिन यहाँ O है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु O है। इससे इस आवेश के बीच की दूरी को हमने R1 मान लिया, इससे इसके बीच की जो दूरी है इसको हमने R2 मान लिया, ठीक। भाई साहब ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये दूरी क्या है, ये दूरी आपने कहा कि ये R थी, वही था ना, ये R था। लेकिन जब सदिश की बात करेंगे तो हमें दिशा होनी चाहिए। जब हम सदिश की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास दिशा होनी चाहिए। और दिशा के लिए आप क्या करोगे, दिशा के लिए अगर Q1 से Q2 की तरफ कर रहे हो तो ये ही दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R12। देखिए ये बताएगा हमारा दिशा। अगर Q2 से Q1 की तरफ कर रहे हो तो यही दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R21, है ना। और दोनों किसके बराबर, दोनों R के बराबर है। तो यहां लिखिए, चूंकि आप देखिए R12 वेक्टर लगा दीजिए, R12 का मान कितना है, R21 के बराबर है क्या, R21 के बराबर है, जी हाँ बराबर है। लेकिन इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो हम क्या लगा देंगे, ऋण लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये मान निकला, ये चूंकि लगा के आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 1, इसका प्रयोग अभी आएगा। अब एक बात बताइए, ये 2 आवेश हैं, है ना, ये 2 आवेश हैं, इनके कारण इस पे बल लगेगा, इनके कारण इस पे बल लगेगा, या फिर खींचने वाला या फेंकने वाला।
जो भी बल इस पे लगेगा वही बल इस पे भी लगेगा, है ना। तो मान लेते हैं Q1 पे पहले लगा, इस Q1 पे हम मानते हैं इसके कारण लगा, चाहे खींचे का, मान लीजिए आकर्षण वाला बल लग रहा है थोड़ी देर के लिए, या चूंकि धन आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश, प्रतिकर्षण का ले लीजिए, धन परीक्षण आवेश हम ले लेते हैं, और प्रतिकर्षण का लगेगा तो इधर एक बल लगेगा, एक बल इधर लगेगा, दोनों को फेंकेगा, फेंकेगा कि नहीं। इसके कारण जो इस पे लग रहा है, आप देखिए आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, थोड़ा ध्यान देते चलिएगा कि ये किसको किस चीज से दिखाते हैं। Q1 पर लग रहा है तो बल को F से दिखाते हैं, Q1 पर लगेगा तो उसको पहले लिखेंगे और जिसके कारण लग रहा है उसे दूसरे लिखेंगे। तो देखिए पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, समझ में आ रही बात। आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ये क्या होगा भैया, अभी आपने पढ़ा कूलॉम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है ना, ये ना होता भैया। R स्क्वायर का मान क्या है, Q1 पर Q2 के कारण लग रहा है, इस पे इसके कारण लग रहा है, तो ये इधर से ठेलेगा, ठेलेगा कि नहीं भाई साहब। ये जब इस पे बल लगेगा तो ये Q2 इधर धक्का देगा प्रतिकर्षण वाला, और जब धक्का देगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर वाली डायरेक्शन कौन है, R21, इस दिशा में, ये इस दिशा में, ठीक। R2 से 1 की तरफ है ना, तो R21 हम कर देंगे, R21 और इसका स्क्वायर है ना। लेकिन ये तो हो गया परिमाण, अब इसकी दिशा लिखिए, तो बल किधर लगा, R21 की तरफ, तो इसका कैप लिखिए, इसका मान 1 होता है कैप का, ठीक, केवल ये दिशा बताता है, तो ये F12 हमारा निकला। इसी तरीके से भैया वो भी निकाल लीजिए, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। अब बताइए Q2 पर लग रहा है तो लगने वाले बल को F से दिखाते हैं, दूसरे पे लग रहा है 2 पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे, तो F21, ठीक। F21 का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होगा। R स्क्वायर की जगह क्या है 21, दूसरे के का दूसरे पे लग रहा है पहले के कारण, आप यहां देखिए दूसरे पे लग रहा है, थोड़ा गोजा गोजी हो गया ना, समझने में आसानी कम होगी। अभी आप लिख लीजिएगा, वैसे चित्र में बना लीजिएगा जो पहले बना था, दूसरे पे पहले के कारण लग रहा है, यहाँ इसके कारण इधर लगेगा तो इधर भागेगा, है ना। जब ये इधर भागेगा तो इसकी दूरी की बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, 1 से 2 की तरफ, ये ना होगी, तो 1 से 2 की तरफ होगी, तो इसका मान क्या होगा, R12 होगा, होगा कि नहीं। तो इसका इसके जगह हम क्या लिख देंगे, R12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, R12 का कैप। भैया जब उसी दिशा में लग रहा है तो क्या होगा, अच्छा R21 की जगह पे R12 लिख सकते हो, यहां से, या R12 की जगह पे R21 लिख सकते हो माइनस लगा के, और जब उसका वर्ग करोगे तो यार हो तो जाएगा वही ना, कैप लगा लीजिए केवल दिशा दिखाने के लिए, ये इस तरीके से लगा लीजिए। अब ये केवल दिशा दिखा रहे हैं, मान इनका भी एक है इनका भी एक, केवल दिशा दिखा रहे हैं ना, तो नहीं जो लिखे थे वही सही था, ये इसे रहने दो, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। चूंकि R12 बराबर माइनस R21 समीकरण 1 से हमने लिख दिया, तो जब समीकरण 1 से ले रहे हो तो इसका वर्ग कैसा हो जाएगा, इसका वर्ग धनात्मक हो जाएगा, होगा कि नहीं। और चूंकि R12 केवल वो नहीं लिख रहे, वेक्टर नहीं लगा है,
बराबर R21 बराबर R ले सकते हैं भैया, दो आवेशों के बीच की जो दूरी थी वो R ही थी तो थी। तो इसके आधार पे हम ये क्या कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा। अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे धनात्मक हो जाएगा, होगा तो ये बराबर होगा, बची क्या, ये बचा, ये ना बचा। इसके जगह पर अगर हम R21 करते हैं तो यहाँ ऋण लग जाएगा। तो अतः समीकरण 2 से इसको 2 डाल दीजिए और इसे 3 डाल दीजिए। 2 से क्या होगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R12 है तो R21 हम कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए R21 करोगे तो ऋण R21 है ना, तो इसको आप R12 कर दो। R12 करोगे तो ये ऋण बनेगा और ऋण का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये रहा जो कैप R12 का कैप है, R21 था ना, इसकी जगह हम R12 करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऋण बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, ये बन गया। ठीक, कहाँ गया डस्टर, ये बन गए। तो वही मान फिर से लिख लीजिए, F12 इज इक्वल टू माइनस को आगे कर दीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अब देखिए सारे 1 2 जैसे लग रहे हैं। अच्छा इतना मान क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना, ये है क्या भैया, यहाँ देखिए सेकंड वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R12 सेम सेम लग रहा है ना, R12। तो इसका मतलब इसके जगह पे हम ये F21 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। F12 बराबर माइनस लगा ये वाला, तो माइनस लगा दिया और इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, F21 निकला। F21 निकल गए कहां से, समीकरण नंबर 3 से। ठीक, ये क्या बताता है, 1 पर 2 के कारण जो लगने वाला बल है और 2 पे 1 के कारण जो लगने वाला बल, ये दोनों आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। लेकिन ऋण चिन्ह जो दिखाता है ये दिशा दिखाता है, तो दिशा में कैसे है, ये विपरीत है ना। तो यहां लिखिएगा अर्थात 1 आवेश 1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण तथा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा इनकी विपरीत होती है। इनकी विपरीत होती है। ठीक है बाबू, इनकी दिशा कैसी, आपस में तो बराबर है। अब एक बात बताओ, ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे इधर की तरफ लगा रहा है और ये इस पे इधर की तरफ लगा रहा है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है ना। अर्थात तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। जैसे हम इसको धक्का मारेंगे तो हमें हमारे हाथ पे ये महसूस होगा कि दीवार इधर की तरफ धक्का मार रही है, ठीक है। तो वही चीज तो है, ये अगर महसूस कर रहा है इधर धक्का मारने का, तो ये भी महसूस कर रहा है उधर से धक्का मारने का। तो ये क्या है, जो न्यूटन के तीसरे नियम को सत्यापित करता है, न्यूटन के तीसरे नियम को सत्यापित करता है। ठीक, यही चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है लगभग 5 नंबर में, कि सत्यापित कीजिए कि कूलाम बल जो है, कूलाम बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। यही बस इतना ही लिखना रहता है आधे से, जहां से हम शुरू किए ना सदिश निरूपण से, सदिश निरूपण से आप यहां तक लिख दोगे, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा।
ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।